हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पजल्स का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और उसके अंदर फ्लोर बेस्ड पजल और बॉक्स बेस्ड पजल, ये दोनों पजल मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम करेंगे शेड्यूल बेस्ड पजल। अब शेड्यूल बेस्ड जो पजल होती है ना बच्चों, उनमें सबसे पहले समझिएगा कि किस किस टाइप की पजल आती है आपका। देखिएगा बेसिकली इसके अंदर ना 3 टाइप की पजल आती है। एक तो होती है डे बेस्ड पजल, यानी जो दिनों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। फिर एक होती है आपकी मंथ बेस्ड पजल, जो कि महीनों के ऊपर आधारित होती है। और कई बार आपको देखने को मिलती है ईयर बेस्ड पजल, यानी जो वर्ष के ऊपर आधारित होती है। अब इन तीनों पजल्स की खास बात क्या होती है कि इसमें एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि सोमवार से शुक्रवार कुछ लोग काम से जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे के अकॉर्डिंग वो डेज को आप क्या है फिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि वो अलग अलग महीने दे देता है, जब वो महीनों की बात करता है ना, तो आपको ना महीनों की जब भी आपको अरेंजमेंट करनी है तो उसमें याद रखना, मान लो जनवरी सबसे पहले आता है, फिर वो मार्च देता है, फिर वो जून देता है, फिर वो देता है अक्टूबर, फिर देता है दिसंबर। अब आपने देख लिया ये इसी अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, 5 महीने दिए हैं अलग अलग, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज होंगे। अब इनमें ना दिन भी साथ के साथ लिख लो, जैसे कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, जून में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि कई बार ना क्वेश्चन बेस होता है कि कोई व्यक्ति है जो ना काम जो है ना वो उस महीने में करता है जिस महीने में 30 दिन है, तो ये चीजें आपके लिए क्या होंगी साथ के साथ पता होनी जरूरी है। ईयर बेस्ड पजल के अंदर क्या होता है कि मान लेगा वो कह देगा कि 5 व्यक्ति है और उनकी जो एज है ना वो 2020 के अकॉर्डिंग क्या है काउंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, कोई पैदा हुआ है 1967 में, एक पैदा हुआ है 1975 में, एक पैदा हुआ है 1991 में, एक पैदा हुआ है 2002 में। अब आप समझ सकते हैं, यानी यदि मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाऊं तो जो 1967 में पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग एज भी आप साथ के साथ लिख सकते हो। यानी 1967 वाला कितने वर्ष का हो गया? 33 और 20 53 वर्ष का। और 1975 वाला 25 और 20 45 वर्ष का। 1991 वाला 9 और 20 29 वर्ष का। और 2002 वाला कितने वर्ष का हो चुका है? 18। यानी इसमें से आप ये घटा देंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें हमें साथ के साथ क्या है अरेंज करके चलनी पड़ेंगी। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको और ज्यादा क्या है क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, करने का स्टाइल वही होगा जो बॉक्स बेस्ड पजल और फ्लोर बेस्ड पजल में हमने सीखा है बच्चों। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन ने कहा there are 7 person P, Q, R, S, T, V and U who were born in 7 different months, that is January, March, April, May, July, August and September of the same year, but not necessary in the same order। 7 व्यक्ति अर्थात P, Q, R, S, T, V and U जिनका जन्म एक ही वर्ष के 7 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा? जनवरी। और जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। फिर जनवरी के बाद कौन सा दिया है आपका? मार्च। मार्च में भी कितने दिन होते हैं? 31। मार्च के बाद दिया है आपका अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल के बाद दिया है मई। मई में कितने होते हैं आपका? 31 दिन। मई के बाद दिया है आपका जुलाई। जुलाई में कितने होते हैं आपका? मई में 30 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं। ओके, एक मिनट, मई में भी तो 31 दिन ही होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? 31। और जुलाई में भी 31। जुलाई के बाद फिर क्या दिया है आपका? अगस्त और सितंबर। अगस्त में होते हैं आपके 31 दिन और सितंबर में होते हैं आपके कितने दिन प्यारे बच्चों? 30। ये हमने क्या है पहले लिख लिया। अब आगे समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। ठीक है ना, आर का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ था। अब 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल है और एक अप्रैल ही है और एक सितंबर है। जनवरी में तो 31 दिन है, अप्रैल में कितने होते हैं? यानी आर का जन्म जो है ना वो या तो अप्रैल में हुआ है श्योर शॉर्ट, या किस में हुआ है? सितंबर में। ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट, क्यू वॉज बोर्न आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर आर। ठीक है ना, क्यू का जन्म आर के ठीक पहले या ठीक बाद में हुआ।
क्यू का जन्म कब हुआ है, या तो आर के ठीक पहले या आर के ठीक बाद। मैं कहता हूं बच्चों एक बात देखिएगा, आर का जन्म यदि यहां पर हुआ है अप्रैल में, तो क्यू का जन्म क्या है, या तो आर के ठीक पहले होगा या आर के ठीक बाद होगा। यदि आर का जन्म अप्रैल में हुआ है तो क्यू का या तो मार्च में होगा या मई में। वहीं पर आर का जन्म यदि सितंबर में हुआ है तो क्यू का केवल उससे पहले हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे हमारे पास ये 3 केस बन गए। कितने केस बन गए? 3। चलेगा। अगली बात, 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। क्यू और एस के बीच कितने व्यक्तियों का? 3 का। क्यू यहां पर है तो 1 2 3 जगह छोड़कर यहां पर एस होगा। क्यू यहां है तो 1 2 3 जगह छोड़कर एस नहीं हो सकता। क्यू यहां है 1 2 3 जगह छोड़कर एस नहीं हो सकता, जगह नहीं है, तो ये वाला केस हट गया। 1 2 3 जगह छोड़कर यहां पर एस आ गया, तो हमारे लिए ये 2 केस है बच्चों। अब अगला, 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन टी एंड पी हु वाज बोर्न आफ्टर टी। ठीक है ना। फिर यहां पर क्या है, टी और पी के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था जो टी के बाद पैदा हुआ था। यानी पी जो है ना वो किसके बाद पैदा हुआ है? टी के बाद। और पी और टी के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है? 2 व्यक्तियों का। अब इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूं। मैं कहूं टी यहां है तो पी यहां होगा, टी यहां है तो पी यहां होगा। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। देखना बच्चों, इसका साइमल्टेनियसली दूसरा केस और कहता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा टी यदि यहां है तो पी आपका यहां होगा, और टी यदि यहां है तो पी आपका यहां होगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बन रही। अब इसमें कहता हूं मैं बच्चों, टी यदि यहां पर है, ठीक है ना, तो पी यहां हो सकता है, और टी यदि यहां है तो पी यहां नीचे नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चों, और कोई केस नहीं बन रहा। यदि टी यहां है तो पी आपका यहां होगा, यहां पर एक ही केस बन रहा है, उसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा। यू वाज बोर्न आफ्टर पी। ठीक है ना, यहां पर कहा है यू का जन्म पी के बाद हुआ था। यू का जन्म जो है ना वो पी के बाद हुआ था। अब पी के बाद तो यहां पर यानी हम श्योर नहीं है, बस एक बात लो कि यू का जन्म जो है ना वो पी के बाद हुआ था, ये एंट्री करनी अभी बाकी है। कब हुआ था ये अभी श्योर नहीं कह सकते हम। वी का जन्म जुलाई और अप्रैल के महीनों में नहीं हुआ था। वी का जन्म जो है ना वो ना तो जुलाई के महीने में हुआ है वी का जन्म, और वी का जन्म ना ही कब हुआ है? अप्रैल के महीने में। ये बात याद रखना, वी का जन्म अप्रैल और जुलाई में नहीं हुआ था। अब वी का जन्म यदि यहां पर नहीं हुआ था तो यहां पर किसका जन्म हुआ है? यू का, और वी का यहां चला गया। अब वी का जन्म यदि यहां नहीं हुआ है तो यहां पर जन्म किसका हुआ है? यू का, और यहां पर जाएगा किसका? वी का। क्लियर है। ऐसे ही यदि यहां यू का नहीं हुआ है तो यू का यहां होगा, और यहां पर किसका आएगा? आपका वी का आएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? सॉरी, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहां पर वी का नहीं हुआ है तो वी का यहां होगा, पर वी का अप्रैल में भी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस तो हट ही जाएगा, क्योंकि वी का जुलाई और अप्रैल के लिए मना किया है। तो ये 2 केस बचे। अगला, फिर क्या कहा है? वी वाज नॉट बोर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड। अच्छा, यू का जन्म पी के बाद हुआ है, ये हमारी लाइन पेंडिंग थी कि यू का जन्म पी के बाद हुआ है, तो यहां यू का जन्म पी के बाद है, यहां यू का जन्म पी से पहले है, तो ये भी केस हट गया। तो फाइनल केस आपके लिए यही बचा बच्चों, फाइनल केस आपके लिए यही बचा। क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसका जन्म अप्रैल में हुआ था? तो अप्रैल में जो जन्म है ना बच्चों वो किसका हुआ है? आपका आर का। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर बन गया। प्यारे बच्चों, यहां पर बस आपको एक ही चीज मैंने बताई कि मैक्सिमम जो है ना आपको ना वही संभावना जो बन रही है ना उसको देखने की जरूरत है, और जो जो आपके केस हैं वो आपके एलिमिनेट होते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है थोड़ा अच्छे लेवल का, पर आपके एग्जाम में इससे कम लेवल का क्वेश्चन आता है, जिसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जिसमें थोड़े से केस ज्यादा बन जाए, तो आपको पता लग जाए कि जब ज्यादा क्वेश्चन हार्ड हो तो कैसे उसके साथ डील किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है? पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो जाती है। यानी 7 व्यक्ति हैं, 7 की परीक्षा अलग अलग दिन होती है। पहले वाले की यानी सोमवार को है, तो सोमवार के बाद कब होगी? फिर मंगलवार को। मंगलवार के बाद फिर कब होगी? बुधवार को। बुधवार के बाद फिर क्या होगी? आपकी गुरुवार को। गुरुवार के बाद फिर कब होगी? शुक्रवार को। शुक्रवार के बाद फिर कब होगी? शनिवार को। शनिवार के बाद फिर कब होगी बच्चों? रविवार को। ये बात याद रखनी है। अब यहां पर क्या कहा? पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी की परीक्षा कब होती है? शुक्रवार को। लिख दीजिएगा।
पी और एस के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है, पी और एस के बीच केवल दो व्यक्तियों की, तो एक दो छोड़कर एस यहीं आ सकता है, एस नीचे की ओर नहीं आ सकता, इतनी जगह नहीं है। यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती है और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। यहां पर क्या है, यू की परीक्षा तो एकदम वी से पहले होती है और क्यू की परीक्षा टी के क्या है, ठीक बाद होती है। यानी यू और वी और टी और क्यू ये दोनों एक साथ आएंगे, यानी यू वी यहां होगा तो टी क्यू यहां होगा, टी क्यू यहां होगा तो यू वी यहां होगा। ये पॉजिटिव बना लो। जैसे मैंने कहा बच्चों, यू वी या तो दोनों एक साथ यहां होंगे या यहां होंगे, यू वी दोनों एक साथ या तो यहां होंगे या यहां होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टी क्यू क्या है, यहां पर आ जाएगा और दूसरे केस में टी क्यू यहां पर आ जाएगा। अब पी बचा कौन आपका, आर, तो आर आपका यहां पर आ जाएगा। तो यही दो केस बन रहे हैं, तो आप कहेंगे यस। अगला क्या कहा, आर और वी के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है, आर और वी के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा होती है। अब बच्चों एक बात देखो, यहां पर आर और वी के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा है, पर यहां आर और वी के बीच दो से ज्यादा व्यक्तियों की परीक्षा है, तो ये केस हट जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो एक ही केस बचा, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, 3 की, तो यही आंसर बन गया। मैंने कहा था बच्चों, जो पहला क्वेश्चन करवाया था उतना लेवल नहीं आएगा, वो मैक्सिमम है। आपके में इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगले वाला फिर देखना है, एक और क्वेश्चन यहां पर भी बच्चों वही कहा गया है, ठीक है ना। 7 व्यक्ति और इनकी जो परीक्षा है अलग अलग दिन होती है, सोमवार से शुरू होकर कहां कब समाप्त होती है, रविवार को। तो मैंने कह दिया यहां पर पहला हो गया आपका सोमवार, फिर आपका हो गया मंगलवार, फिर आपका हो गया बुधवार, फिर आपका हो गया गुरुवार, फिर आपका हो गया प्यारे बच्चों शुक्रवार, फिर आपका हो गया शनिवार, फिर आपका हो गया रविवार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एम परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति परीक्षा देने वाला कौन है, एम, तो एम यहां पर आ जाएगा। एम और एल के बीच केवल दो व्यक्ति परीक्षा देते हैं, एम और एल के बीच कितने, दो, एक दो छोड़कर यहां पर एल आ जाएगा। पी एम के ठीक बाद परीक्षा नहीं देता है, लेकिन एल से ठीक पहले परीक्षा देता है। देखो अब यहां पर कहा है पी एम के ठीक बाद परीक्षा नहीं देता, यानी पी की परीक्षा मंगलवार को नहीं हो सकती, लेकिन पी जो है ना एल से ठीक पहले परीक्षा देता है, तो इसका मतलब कब देता है, बुधवार को देता है। क्लियर है बच्चों। अगला, क्यू एल के ठीक बाद परीक्षा देता है, एल के ठीक बाद कौन परीक्षा देता है, क्यू, लिख दीजिएगा। ओ परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति है, ओ जो है ना परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति है, तो यानी वो रविवार को आएगा। एन शनिवार को परीक्षा नहीं देता है, अब एन जो है ना वो शनिवार को परीक्षा नहीं देता, तो उसके लिए एक ही जगह बचा मंगलवार वाला, तो ये यहां आ जाएगा। अब एम एन एल एम एन ओ पी क्यू बचा कौन, आर आपका यहां पर आ गया। मंगलवार को परीक्षा कौन देता है, तो प्यारे बच्चों कंफर्म हो चुका है कि मंगलवार को जो परीक्षा देता है ना वो कौन देता है, आपका एन देता है। तो बच्चों देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या है साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये ऐसे चैप्टर होते हैं, यदि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो विश्वास कीजिएगा आपको एग्जाम के अंदर रीजनिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। अब देखेंगे मंथ बेस्ड पजल, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में पैदा हुए थे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। यानी सबसे पहले आपका कौन सा आता है, मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। फिर आता है अप्रैल, फिर आता है क्या, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 30। फिर अप्रैल के बाद आता है क्या, मई, मई में कितने होते हैं, 31। फिर आता है आपका क्या, जून, जून में कितने होते हैं, तो जून में होते हैं 30। जून के बाद फिर क्या लिया है, जुलाई, जुलाई में होते हैं 31। फिर लिया है आपका अगस्त, अगस्त में भी कितना आपका 31। फिर लिया है आपका क्या बच्चों, सितंबर, सितंबर में कितने आपके 30। ये चीज मैंने साथ के साथ नोट कर ली। अब अगला पॉइंट देखना बच्चों, डी का जन्म जून में हुआ था, डी का जन्म कब हुआ है, जून में, तो जून में किसका जन्म हुआ है, डी का, मैंने लिख लिया। डी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति पैदा हुए, डी और ई के बीच कितने, 2 व्यक्ति। अब बच्चों यहां पर 2 केस बन सकते हैं,
ई हो सकता है डी के बाद पैदा हुआ हो और ई हो सकता है डी से पहले, और उनके बीच कितने हुए हैं? 2। तो ये 2 केस बन रहे हैं, तो आप कहेंगे यस सर। अगला, सी का जन्म ई से ठीक पहले हुआ था। सी का जन्म कब हुआ था? ई से ठीक पहले। ई से ठीक पहले सी का जन्म है, ई से ठीक पहले यहां पर सी का जन्म नहीं हो सकता, तो ये केस आपका हट गया है। अगला, ए का जन्म सी से 3 महीने पहले पैदा हुआ है। ए का जन्म जो है ना सी से 3 महीने पहले हुआ था। सी से 3 महीने पहले, सी से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले यहां पर किसका जन्म हुआ है? ए का जन्म हुआ है। देखना बच्चों, यही तो कहा 3 महीने पहले। अब बच्चों यहां पर ना कई बच्चे गलती करेंगे। अब गलती कहां पर करेंगे, यही बात हमें समझनी होगी। जैसे एक्चुअल में है क्या बच्चों, हमें देखना अगस्त से 3 महीने पहले क्या आएगा। अब आप कहेंगे 1 महीना पहले जुलाई आएगा, 2 महीना पहले जून आएगा और 3 महीना पहले क्या आएगा? मई आएगा। तो सीधा सीधा है कि ए का जन्म कब हुआ है? मई में। मान लीजिएगा यहां पर मई की जगह मार्च दिया होता, सॉरी क्या, मान लो मई दिया ही नहीं होता बीच में, या जून गायब होता, तो आपको इसके अकॉर्डिंग 3 महीने पहले नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं एक्चुअल में अगस्त से 3 महीने पहले कौन सा आता है। तो वैसे अगस्त से 3 महीने पहले मई आता है, और इस टेबल में भी 3 महीने पहले क्या है? मई है। तो वो कॉमन मैच हो रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ का जन्म बी के ठीक बाद हुआ था। एफ का जन्म कब हुआ है? बी के ठीक बाद। वो यहीं पर पॉसिबल है, एफ का जन्म बी के ठीक बाद। तो ए बी सी डी ई एफ, बचा कौन? जी। अब कहा सी का जन्म किस महीने में हुआ था, तो आप देख सकते हैं बच्चों सी का जन्म जो है ना वो तो आपका पहले ही फिक्स हो चुका है, कब हुआ है? अगस्त में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखना बच्चों, यहां पर अब कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, 6 व्यक्ति हैं एल एम एन ओ पी क्यू, और अलग अलग महीने जनवरी, अप्रैल और जून में अलग अलग तारीख 6, अच्छा 3 महीने दिए हैं, उनकी अलग अलग 2 तारीखें हैं, 6 जनवरी 11 जनवरी, 6 अप्रैल 11 अप्रैल, 6 जून और 11 जून। ठीक है, संगीत कक्षा में शामिल होते हैं। तो पहले इसी को इकट्ठा कर लो। इनमें सबसे पहले आएगी आपकी 6 जनवरी, 6 जनवरी के बाद आएगी आपकी 11 जनवरी, 11 जनवरी के बाद आपका क्या आएगा? फिर आएगा आपका 6 अप्रैल, फिर आएगा आपका 11 अप्रैल, उसके बाद फिर क्या आएगा? जून है ना, 6 जून और 11 जून। चलो ये 6 डेट है बच्चों। अब इसमें डे और मंथ दोनों को मिक्स किया हुआ है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एल 6 अप्रैल को शामिल होता है। एल जो है ना संगीत कक्षा में कब शामिल होता है? 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल के लिए एल जो है ना बुक हो चुका है। एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति शामिल होता है। एल और एम के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी मैं कहूं बच्चों एल यहां है तो एम यहां भी हो सकता है ऊपर की ओर, और एम यहां नीचे की ओर भी हो सकता है। 2 संभावना है, दोनों बना ली। एम ओ से ठीक पहले शामिल होता है। एम किससे पहले होता है? ओ से ठीक पहले, तो ओ उसके ठीक बाद होगा। अगला, पी एक सम संख्या वाली तारीख को शामिल होता है। पी होता है सम संख्या वाली तारीख को, यानी पी या तो 6 जून को होगा, या 6 अप्रैल को होगा, या 6 जनवरी को होगा। अब पहले केस में देखता हूं तो 6 जनवरी और 6 अप्रैल को उसके लिए जगह नहीं है, तो पी के लिए 6 जून में जगह है। अब दूसरे केस में मैं देखता हूं ना तो 6 जून को खाली है, ना 6 अप्रैल को खाली है, तो खाली कहां पर है आपका बच्चों? 6 जनवरी को। तो ये 2 आपकी संभावना बन गई। अगला, क्यू एन से पहले शामिल होता है। क्यू जो है ना वो एन से पहले शामिल होता है। क्यू आएगा एन से पहले, क्यू आएगा एन से पहले। 2 केस का चल रहे हैं बच्चों। अब अगला देखेंगे हम आगे क्या है। पी क्यू से पहले शामिल नहीं होता है। पी क्यू से पहले नहीं होगा, यहाँ पर पी क्यू से पहले तो ये केस हट जाएगा, यहाँ पी क्यू के बाद है, तो ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस महीने और तारीख को ओ शामिल होता है? तो ओ जो है ना वो 11 जनवरी को शामिल होता है। कब होता है? 11 जनवरी को। तो बच्चों देखो कितना आसान है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता हुआ चल रहा है। अगला देखना बच्चों, अगला है ईयर पर बेस पर आधारित। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई जी और एफ अलग अलग वर्षों अर्थात 1969, 1973, 1976, 1982, 1996, 2002, 336, कोई छोड़ तो नहीं दिया? 69 भी होगा, 73 भी होगा, 76 भी होगा, 82 भी होगा, अच्छा 89 छोड़ दिया बीच में। हाँ, 1989,
1996, 2002 कि एक ही तारीख और महीनों में पैदा हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। आयु की गणना आधार वर्ष 2020 से की गई है। आयु की गणना का जो आधार वर्ष है वो क्या माना गया है? 2020। तो बच्चों यहां पर मैं कहूं 2020 में से मैं घटाऊंगा 1969 को तो कितना होगा? 51। 1973 को घटाता हूं तो कितना होगा? 47। 1976 को घटाने पर कितना होगा? 44। 1982 को घटाने पर कितना होगा? आपका 38 होगा। यहाँ पर कितना होगा? ये व्यक्ति होगा 31 वर्ष का और ये होगा 24 वर्ष का और ये होगा आपका 18 वर्ष का। कौन से वर्ष का व्यक्ति कितने वर्ष का होगा वो भी मैंने साथ ही साथ निकाल लिया, वो हमें जरूरत पड़ सकती है इसलिए। अगला, एक ही वर्ष में दो व्यक्ति पैदा नहीं हुए थे, तो ये बात ठीक है ना, एक ही वर्ष में दो व्यक्ति पैदा नहीं थे। सी ई से 6 वर्ष छोटा है। सी जो है ना वो ई से 6 वर्ष छोटा है। अब देखो कौन से वर्ष है जिनमें 6 वर्ष का अंतर है? एक तो ये है जिनमें 6 वर्ष का अंतर है, इनमें तो 7 का है, इनमें भी 7 का है, इनमें भी 6 वर्ष का है, इनमें 3 का है और इनमें कितने का है? 4 का और इनमें 7 का। तो यानी बच्चों यहां पर ध्यान दो, सी ई से 6 वर्ष छोटा होने का मतलब क्या है कि सी ई के बाद पैदा हुआ है। सी कब पैदा हुआ है? ई के बाद। और कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद पैदा हुआ है। 6 वर्ष छोटा होने का मतलब यही हुआ। यानी ई 1976 में पैदा हुआ है तो सी होगा 1982 में। यदि ई 1996 में पैदा हुआ है तो सी होगा 2002 में। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और नहीं बन सकती बच्चों। अगला, बी और जी की आयु के बीच का अंतर ई और सी की आयु के बीच के अंतर के समान है। यानी बी और जी के बीच जो आयु का अंतर है ना वो किसके बराबर है? जितना अंतर ई और सी की आयु के बीच का है। यानी बच्चों हमें पहले पता था कि ई और सी के बीच आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। तो बी और जी के बीच भी आयु का अंतर कितना होना चाहिए? 6 वर्ष का होना चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है सर। अब यहां पर बच्चों कुछ थोड़ी सी बात हमें समझनी होगी। मैं कहूं कि यहां पर आपका ई सी यहां पर पैदा हुआ है तो बी जी का 6 वर्ष का अंतर यहीं आ सकता है। तो यानी इसके दो केस बनेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये भी हो सकता है बी 1996 में हुआ हो और जी 2002 में, या फिर ये यहां पर हुआ हो और ये आपका 2002 में। दो केस बन गए तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि बच्चों इनकी आयु का भी अंतर 6 वर्ष होना चाहिए। अब दूसरा इसका पैरेलल केस ये बन सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है तो दोनों की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर यहां भी होगा। यानी यहां कौन होंगे? बी जी। बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जी आपका यहां होगा। तो बच्चों हमने बना दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, सारा आपका केस, ये 4 केस बनते हुए चल रहे हैं। अगली बात, ए का जन्म एफ से पहले हुआ था, ठीक है ना। ए का जो जन्म है ना वो एफ से पहले हुआ है और ए सबसे बड़ा नहीं है, यानी सबसे ऊपर की ओर ए नहीं आएगा, सबसे ऊपर ए नहीं आएगा। ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले, ए का जन्म हुआ है एफ से पहले। अब बचा कौन व्यक्ति? तो हम कहेंगे ए बी सी डी बचा है, तो डी का जन्म है 1969 में, ठीक है ना बच्चों। अब अगली लाइन का ध्यान देंगे, ई और डी की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। ई और डी की आयु के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 7 वर्ष। यहां पर ई और डी के बीच आयु का अंतर कितना है? 69 और 76, 7 वर्ष है। यहां ई और डी के बीच आयु का अंतर 7 वर्ष से ज्यादा है। यहां ई और डी के बीच आयु का अंतर 7 वर्ष है, यहां पर ज्यादा है। तो दो केस ही बचे बच्चों अब आपके पास। अगला, बी जी से बड़ा है। बी किससे बड़ा है? जी से। यहां बी जी से बड़ा है, यहां बी जी से छोटा है, तो ये भी केस हट गया। यानी फाइनल केस आपका ये बचा बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? तो यहां से पता चलता है कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटा है ना वो जो 2002 में पैदा हुआ वो कौन है? जी है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कुछ मुश्किलात नहीं है, बस आपको क्या है कोशिश करनी है। कोशिश आप करते रहेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपने बुक परचेज नहीं की है तो इस बात को ना गांठ बांध कर याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देकर बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तब मेरी बताई हुई एक बात याद आएगी कि मैं बार बार आपको कह रहा था बच्चों कि अपडेटेड कंटेंट तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। यदि आपके अंदर ना बुक खरीदने की भी कैपेबिलिटी नहीं है ना
प्रैक्टिस यदि आप वहां से नहीं कर सकते बच्चों, खरीद कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सब कुछ फ्री में चाहिए, तो बच्चों एक बात याद रखना, फ्री के चक्कर में कहीं ना कई बार आप क्या है कॉम्प्रोमाइज करते हो, यानी अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ पाते। प्यारे बच्चों, फ्री में वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया, और बुक यदि आप नहीं खरीद रहे हैं और जो मेरे पढ़ाए हुआ कंटेंट से जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ रहा है, और मेरे पढ़ाए हुए जो मेथड्स है वो आपको ना फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो इन्हीं बुक में मिलेगी जो मैंने खुद बनाई है। और आप यदि वो बुक साथ ही साथ नहीं खरीद रहे हैं तो आपको ना बाद में रियलाइज होगा कि रोहित सर ठीक कह रहे थे कि हमें बुक जो है ना साथ ही साथ खरीदनी चाहिए, ताकि हम वहां से अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, फ्री के कंटेंट के चक्कर में मत रहो, फ्री वीडियो अवेलेबल मिल रही हैं, बहुत है, अपनी बुक साथ ही साथ परचेज कर लो, ताकि आप अच्छे ढंग से क्या है साथ ही साथ प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है ना बच्चों, बुक दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है और सारी जगह। और साथ ही साथ बच्चों आप एक और काम कीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिएगा, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी अगले सेशन में नई वीडियोज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।